नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋषि गोयल, डर्मेटोलॉजिस्ट एवं कॉस्मेटो सर्जन मुरादाबाद। आप सबसे आज सोराइसिस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करना चाहूँगा। सोराइसिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें जेनेटिक एसोसिएशन कॉमनली पाया जाता है। अगर किसी की फैमिली में सोराइसिस की हिस्ट्री है तो सोराइसिस होने की चांसेस बढ़ जाती है। दो बातें जो बहुत ज़रूरी है, पहली, सोराइसिस एक इन्फेक्शियस कंडीशन नहीं है, किसी के टच करने या क्लोज कॉन्टैक्ट से सोराइसिस नहीं फैलता। और दूसरा, क्योंकि सोराइसिस में लाल रंग की पपड़ी बनती है और लाल रंग के उभरे निशान होते हैं जिसमें सफेद रंग की पपड़ी बढ़ सकती है, देख के ऐसा प्रतीत होता है कि सोराइसिस से अफेक्टेड इंसान बहुत अनहाइजीनिक प्रोटोकॉल फॉलो करता है, पर्सनल हाइजीन फॉलो नहीं करते हैं, पर ऐसा नहीं है। कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं सोराइसिस में जो जानना जरूरी है, जैसे कि अगर किसी का सेवन है सिगरेट, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल, तंबाकू, इन सब चीज़ों से सोराइसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर किसी को सोराइसिस ऑलरेडी है तो वो और बिगड़ता हुआ रूप ले सकती है और सीवियर डिजीज की फॉर्म में प्रेजेंट कर सकती है। हम लोग बात करते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम की। मेटाबॉलिक सिंड्रोम में प्रॉब्लम ये होती है कि वेट बढ़ने से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे केसेस में सोराइसिस ज़्यादा सीवियर रूप ले सकता है। सोराइसिस कैसे प्रेजेंट करता है, उसके लक्षण क्या हैं? सोराइसिस स्किन में, बालों में, नाखून में, हमारे इवन इंटरनल ऑर्गन्स अफेक्ट कर सकता है। और जैसे मैंने बताया, मेटाबॉलिक सिंड्रोम अगर है तो वो हार्ट को भी और हमारे अदर बॉडी ऑर्गन्स भी अफेक्ट कर सकता है। स्किन में इसमें प्रेजेंट ऐसे करता है, ये लाल रंग के उभरे हुए निशान होते हैं जिसके ऊपर सफेद रंग की पपड़ी बन सकती है। सिर से पपड़ी का झड़ना, नाखून की इन्वॉल्वमेंट होने तो नाखून का परमानेंटली डैमेज हो जाना, और जोड़ों का दर्द, यूजुअली नी जॉइंट और जो हमारे डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट होते हैं, इसका इन्वॉल्वमेंट सोराइसिस में पाया जा सकता है। अगर जोड़ों का इन्वॉल्वमेंट है या नाखून का इन्वॉल्वमेंट है तो सोराइसिस ज़्यादा सीवियर रूप ले सकती है। इसलिए कभी भी अगर स्किन में कुछ निशान आता है सोराइसिस से मिलता जुलता तो इग्नोरेंस नहीं करनी चाहिए। टाइमली आप स्किन के डॉक्टर को टाइमली दिखाना जरूरी है। सोराइसिस में इचिंग होती है। अब सोराइसिस काफी कंडीशन में मिलता जुलता है, जैसे फंगल इन्फेक्शन और एक्जिमा, पर कंपेयर टू एक्जिमा और फंगल इन्फेक्शन सोराइसिस में इचिंग उतनी नहीं होती है। और अगर किसी पेशेंट को सोराइसिस जैसे लक्षण आ रहे हैं और उनको अगर स्किन में, इसके अलावा बालों में भी इन्वॉल्वमेंट है, नाखून में और जोड़ों में इन्वॉल्वमेंट है, तो सोराइसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई भी बॉडी एरिया सोराइसिस से इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे स्किन है, हेयर है, नेल, स्किन में कॉमनली एक्सटेंसर्स इन्वॉल्व होते हैं, स्कैल्प इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, लोअर बैक और बॉडी के एक्सटेंसर्स। सोराइसिस का जो ट्रीटमेंट है वो इस पे डिपेंड करता है कि बॉडी सरफेस एरिया कितना इन्वॉल्व है। अगर बॉडी सरफेस एरिया 10% से कम इन्वॉल्व है तो ऐसे में लगाने की दवाइयों से काफ़ी फायदा होता है। लगाने की दवाइयों में क्रीम, लोशन, ऑइंटमेंट, ये सब स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स होते हैं, कोल्ता एंड सैलिसिलिक एसिड बेस्ड होते हैं, जो सोराइसिस में जो लोकल डिजीज होती है उसमें हेल्प करते हैं। पर अगर बॉडी सरफेस एरिया 10% से ज़्यादा इन्वॉल्व है तो ऐसे में हमें खाने की दवाई देने की जरूरत पड़ती है। पर खाने की दवाई देने से पहले हमेशा ब्लड टेस्ट कराने जरूरी होते हैं कि जिनको सोराइसिस का ट्रीटमेंट चल रहा है उनका हीमोग्लोबिन, थायराइड, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट सब ठीक है या नहीं, उस हिसाब से खाने की दवाई दी जाती है। अच्छी बात यह है कि सोराइसिस की कंडीशन में बहुत नए नए एडवांसेस आ गए हैं, बहुत नई नई अच्छी दवाई आ गई हैं, तो बहुत सारी नई खाने की मेडिसिन भी आ गई हैं जिनका इफेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी फायदा होता है और साइड इफेक्ट्स भी कम होते हैं। खाने की दवाइयाँ कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मिथोट्रेक्सेट, साइक्लोस्पोरिन, एसिट्रेटिन, टोफेसिटिनिन। और इसी के अलावा अगर किसी को खाने की दवाई से भी फायदा नहीं हो रहा और लगाने की दवाई से फायदा नहीं हो रहा तो एक तीसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है बायोलॉजिक्स का। बायोलॉजिक्स इंजेक्शन थेरेपी होती है, जैसे सेक्यूकिनिमैब, इनसिक्सिमैब, इटर्नासेप्ट, रैलीमुवैब। तो ये थेरेपी थोड़े कॉस्टली जरूर होते हैं और यूजुअली उन लोगों में रिजर्व रखा जाता है जिनमें खाने की दवाइयों से या लगाने की दवाइयों से फायदा नहीं हुआ है। पर जब भी किसी को बायोलॉजिक दे रहे हैं तो हमें बॉडी के लिए हमें ट्यूबरकुलोसिस रूल आउट करना होता है। तो किसी की बॉडी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस का फोकस है भी, इनएक्टिव पड़ा हुआ है, तो वो बायोलॉजिक से एक्टिवेट हो सकता है, तो ट्यूबरकुलोसिस रूल आउट करना जरूरी होता है। और चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन जो ज्यादातर इग्नोर हो जाता है वो है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी सोराइसिस में दो टाइप की दी जा सकती है। एक तो होती है नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट बी फोटोथेरेपी, जिसे कहते हैं नैरो बैंड एनबी यूवी थेरेपी, और दूसरी होती है एक्साइमर थेरेपी। डिपेंड करता है कितना बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्वमेंट है। तो बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्वमेंट 10% से ज्यादा है, ऐसे में नैरो बैंड यूवी फोटोथेरेपी दी जा सकती है। और अगर बॉडी एरिया इन्वॉल्वमेंट कम है तो उसमें एक्साइमर थेरेपी एज अ कॉम्बिनेशन थेरेपी बहुत इफेक्टिव है। हमें ध्यान रखना कि हम ऐसा आइसोलेशन में सिर्फ खाने की दवाई या लगाने की दवाई से नहीं, अगर कॉम्बिनेशन से फॉलो करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि सोराइसिस क्या परमानेंटली चला जाएगा? सोराइसिस एक ऑटोइम्यून कंडीशन और एक
रेमिटिंग एंड रिलैक्सिंग नेचर वाली कंडीशन है। इसका मेन मतलब है कि सोराइसिस सही हो जाती है, पर कुछ कंडीशन से वर्सन या रिकर कर सकती है, जैसे स्ट्रेस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का होना, या कोई और अगर कंडीशन है उस वजह से सोराइसिस वर्सन या फिर से रिकर कर सकती है। तो पर लेकिन अगर उसका टाइमली इलाज किया जाए, उसे इग्नोर ना किया जाए, तो उसको सिवियरिटी से रोक सकते हैं, उसका जॉइंट इन्वॉल्वमेंट रोक सकते हैं, और टाइमली ट्रीटमेंट करके कॉस्ट इफेक्टिव बजट फ्रेंडली ट्रीटमेंट किया जा सकता है जो रिकवरी में हेल्प करे। और अगर लॉन्ग टर्म रिकरेंस हो भी रही है तो कुछ ऐसी मेडिकेशन है जो बहुत लो डोज में दी जा सकती हैं और रिकवरी में हेल्प करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सोराइसिस से संबंधित इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होगी, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो @Dr. Rishi Goyal, डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी सेंटर। थैंक यू।